लाइए बहुत के दीजिए। इससे पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चार प्रकार का आपको किरण आरेख बतलाए थे, उसी में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बताइएगा। बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कैसे परावर्तित होती है? फोकस से होती है। यदि फोकस की दिशा में किरण आए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अच्छा, यदि ध्रुव के दिशा में आए तो वक्रता केंद्र के दिशा में आए तो अब ये टोटल चार प्रकार का किरण आरेख है और इसमें से हमेशा हम दो प्रकार के किरण आरेख का उपयोग करेंगे और आगे का जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें यह है कि जब वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सिखा देंगे ये चीज आप लोगों को। हेडिंग है अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। बस चलिए, तो ये है हमारा मेन हेडलाइन कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण रखा हुआ रहेगा, सामने में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब तो दर्पण में बनेगा ना। कहां बनेगा, कैसा बनेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें है जब वस्तु अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। अच्छा है, बताइए। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी कि वस्तु कहां पर है? अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं अवतल दर्पण। देखिए ये हुआ अवतल दर्पण, अभी नहीं हुआ। अब तो हो गया ये अवतल दर्पण। गुड। अब देखिए ये क्या है? ध्रुव। और यहां लेते हैं फोकस। जितना दूरी पर आप फोकस लीजिएगा ना, उतना ही दूरी पर इधर आपको वक्रता केंद्र लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बताइए कहां बोला है वस्तु, वस्तु कहां पर हो? अवतल दर्पण तो हम बना ही लिए हैं,
ध्रुव भी दिख रहा है, फोकस भी दिख रहा है, वक्रता केंद्र भी दिख रहा है। ठीक है, बोला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अवतल दर्पण का फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी वस्तु है, तो मान लीजिए हम यहां पर ले लिए वस्तु, यही है वस्तु। ठीक है, और इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं? ए डी। ये ऐसे है ना, और इसका हम नाम दे देते हैं ए। ऐसा कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसा कोई वस्तु है हमारे पास ए बी। तो देखिए अब आप टॉपिक को पढ़िए, क्या जो लिखा हुआ है वो यहां पर दिख रहा है कि नहीं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, बीच कहने का मतलब कहीं भी, पूरा बीच में नहीं बोला, बीच मतलब इन दोनों के बीच में, यहां 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 यहां, जहां मर्जी वहां पर दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। हमें दो प्रकार का किरण आरेख बनाना है। अब यहां से, इस जगह से, इस जगह से कितने प्रकार का किरण आरेख? दो प्रकार का किरण आरेख बनाएंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। एक किरण आरेख तो हम ऐसे बनाते हैं, यदि इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण आरेख, ये आपतित किरण जो है, आने वाली प्रकाश की किरण किसके समांतर है? तो बताइए, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। गुड, ये गुजरेगी यहां से ऐसे, फोकस से। ठीक है, एक प्रकार का तो किरण आरेख हम बना चुके हैं, एक और बनाना पड़ेगा। अब दूसरा किरण आरेख हम क्या बना सकते हैं? मान लीजिए, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके ध्रुव के दिशा में, तो इतना ही कोण बनाता हुआ इधर आ जाएगा। नहीं, ये भी हो सकता है, नहीं तो वक्रता केंद्र के दिशा में भी ले सकते हैं। कोई भी आपको दो किरण आरेख खींचना है। यहां से देखिए, एक किरण आरेख तो ऐसे हो गया ना, दूसरा किरण आरेख तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ध्रुव के दिशा में लेंगे तो उतना ही कोण बनाते हुए वापस आ जाएगा, आएगा ना। या वक्रता केंद्र के दिशा में लेंगे तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो कहीं से भी, वक्रता केंद्र के दिशा से हम ले रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि मान लीजिए किरण ऐसे जाएगा तो फिर यहां से ऐसे ही रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आपको दिख रहा है कि कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दूरियां बढ़ती हुई चली जाएगी। दोनों किरण आरेख जहां पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, प्रतिबिंब तो वहीं बनेगा, इधर तो मिलेगा ही नहीं कभी भी। अच्छा, इधर से यदि आदमी देखे कोई इस किरण को आते हुए, तो उसको प्रतीत होगा इधर कहीं से आ रहा है। दोनों को पीछे बढ़ा दीजिए कुछ हद तक, दोनों को पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ाइए। क्या टच किया? दोनों मिल गया ना। ये जो किरण आरेख था हमारा, इसको भी पीछे बढ़ा दिए, और ये जो किरण आरेख है इसको भी पीछे बढ़ा दिए। दोनों मिल नहीं रहा, बट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ। अच्छा, ये बताइए, यहां से किरण आरेख गया था यहां पर, तो ए तो यहीं पर होगा, ये ऐसा बनेगा कुछ, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो यही ना हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब ए यहां से गया है ना, तो यहीं पर ए रहेगा, ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा? बी। चूंकि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसे टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे, ऐसे टूटी हुई रेखा से दर्शाना है। तो ये बना हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से, और आभासी की वास्तविक, आभासी कैसा बनता है? अच्छा, उल्टा की सीधा, सीधा बनता है। तो अब पता चला ये प्रतिबिंब कहाँ बना और कैसा बना। ठीक है, तो यही जवाब आपको इसमें लिखना है। तो जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के, बताइए, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी, आभासी है ना, सीधा और वस्तु से छोटा, छोटा वस्तु से, फिर यह सर कैसे बड़ा ना बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। हम जो दो प्रकार, चार प्रकार का किरण आरेख सीखे थे उसी में से कोई भी दो प्रकार का किरण आरेख बना देंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट पर, ये दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है बताइए, उल्टाइए। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, चलिए इसके लिए देखते हैं क्या तरीका होगा। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल में जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण बोला ना, बना लीजिए। ऐसे एग्जाम में भी बोलेगा, 5 नंबर में आता है। ऐसा गड़बड़ हो गया। क्या ये अवतल दर्पण बना? बिल्कुल बना, अवतल दर्पण ये बन गया। अब देखिए, ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु कहां बोला है? देखिए सवाल को पढ़िए और बताइए वस्तु कहां है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर, यानी कि वस्तु हमारा यहां पे है, फोकस पे। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, चलिए अब फिर से हम कोई भी दो प्रकार का किरण आरेख बनाने वाले हैं। ठीक है, दो किरण आरेख बनाएंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। देखिए, एक तो आप इसके समांतर ले जाइए। आपको पता है यदि समांतर ले जाएंगे तो क्या होगा, यदि हम यहां से समांतर ले जाएं तो कहां से गुजरेगा, तो ऐसे करके लाइए, ये हो गया, ये गुजरा फोकस से। ठीक है, एक किरण आरेख हुआ। एक और किरण आरेख लेंगे, कहां से? ध्रुव के दिशा में भी ले सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं, जहां इच्छा वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए ऐसे करके हम लेंगे, ऐसे करके भी ले सकते हैं, ऐसे आया और इतना ही कोण बनाते हुए ये चला जाएगा वापस, ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए मिलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, ये इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगा। यदि मान लीजिए थोड़ा सा भी झुकाव होता जाएगा
तो कहां जाकर के मिलेगा? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, बहुत ज्यादा। ये रेखा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, पृथ्वी पार कर देंगे, लेकिन ये रेखा जाएगा सीधा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, और जहां भी मिलेगा सोचिए ये कहा नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ये तो बिल्कुल सीधा जाएगा। मान लीजिए कि यहां पे आकर के मिला, यहां पे, ठीक है, हाँ, और ये रेखा बिल्कुल सीधा गया, तो प्रतिबिंब कितना ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अच्छा, दूसरा बात, आप ये बताइए, प्रतिबिंब सीधा, अच्छा, वास्तविक बनेगा कि आभासी? आभासी। कहीं ना कहीं जाकर के तो मिलेगा, यदि थोड़ा थोड़ा सा झुकाव हो तो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, और जब वास्तविक रूप से मिल रहा है तो वास्तविक ही तो होगा, और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। दूसरा बात, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो बताइए। सीधा बनेगा। आप ए को देखिए कहां जा रहा है, यही ना ए है, ए नीचे चला गया, बी तो अपने जगह पर रहेगा, और ए कहां चला गया? नीचे। देखिए ए वाला किरण ऐसे करके आया, नीचे गया, ये भी ए वाला ही किरण है, नीचे गया, ठीक है। तो नीचे ए आएगा, ऊपर बी आएगा, तो उल्टा ही तो बनेगा। तो बताइए क्या लिखने वाले हैं? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा, और उल्टा भी बनेगा, वास्तविक, उल्टा, तथा वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, ये तो लिखे ही नहीं कि प्रतिबिंब बनेगा कहां? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। आप पहले वाले सवाल में प्रतिबिंब कहां बन रहा है बताइए? दर्पण के पीछे, वो तो बतला दिए, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। और इसमें कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। चलिए, दो तरह का क्वेश्चन अपने लोग देख चुके हैं। अब आइए, आप देखने वाले हैं तीसरा, क्या है बताइए? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जिनको इन दोनों सवाल में समझ में नहीं आया वहां जरूर ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट भी आपको कितना ज्यादा मौका दे रही है कि आप समझ पाए, लेकिन फिर भी बहुत सारा भोदू स्टूडेंट होता है। एक तो इतना अच्छा से समझा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बार बार मौका दे रही है कि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लो, यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो महामूर्ख चुपात हो, ठीक है, महाभोदू। चलिए देखिए, सब में वही कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण बोला, जब वस्तु अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना, तो बनाइए अवतल दर्पण। बताइए, कोई है जिसको इतना बात समझ में नहीं आया कि अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण बनाएंगे, है ना? अवतल दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण बनाना है। अब देखिए, पॉलिश भी करना है, ये हो गया अवतल दर्पण।
ठीक है। अब देखिए इसमें मुख्य अक्ष बनाना है। तो मुख्य अक्ष में ये होगा ध्रुव, ये होगा फोकस और ये होगा वक्रता केंद्र। दूरी बिल्कुल समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए वस्तु है कहां, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के, तो चलिए ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस, इसके बीच में ले लेते हैं वस्तु। ये वस्तु ले लिए, नाम क्या, ए, ठीक है। अब आप ही बताइए इसका किरण आरेख हम कैसे बनाने वाले हैं। 4 प्रकार का होता है, कोई भी जो सूट करे 2 प्रकार का बना लेना है, ठीक है। कोई भी बनाइए 2 प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। एक किरण आरेख तो हम हमेशा से यही बना रहे हैं, समांतर लेते हैं तो कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। किरण आरेख यदि थोड़ा भी टेढ़ा होगा ना तो सवाल गलत बनने का ज्यादा गुंजाइश बनता है। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा कहां से गुजार दें, वक्रता केंद्र से। क्यों, यदि ध्रुव से गुजारेंगे तो काहे उल्टा होगा, कहीं से भी आपको 4 प्रकार का किरण आरेख आता है ना, कोई भी बना दीजिए, 2 बनाइएगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। सिर्फ किरण आपका सीधा होना चाहिए। ये जो दोनों आप दूरी लिए फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये दोनों समान दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर यहां से ये होना चाहिए। फिर आप कोई भी 2 किरण आरेख बनाइएगा, आपका सवाल सही बनेगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं ना कि हम ऐसे करके ले लेते हैं, जैसे मर्जी वैसे लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये हुआ, इतना ही कोण बनाते हुए इधर से जाएगा, ये जाएगा जाएगा, खत्म, मिल गया। ऐसे करके गया, ऐसे करके गया। देखिए किताब में अलग प्रकार का किरण आरेख है ना, वक्रता केंद्र से गुजारा, क्या हम ध्रुव से गुजारे तो गलत हो गया, नहीं, सवाल बन गया। तो आप 4 किरण आरेख जो आपको सिखाया गया है उसमें से कोई भी 2 प्रकार का किरण आरेख ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा देते हैं। तो बताइए यहां पर बना है ना, जब आपको किरण आरेख मिल रही है ना तो कहने का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक ही बनेगा। यहां पर मिल नहीं रहा था, उधर कहीं नहीं मिलता, तो इधर पीछे बढ़ा करके जबरदस्ती मिलाया है, ठीक है। मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। अच्छा इसमें बताइए वास्तविक तो बना, सीधा बनेगा कि उल्टा, ए कहां गया, यहां से आया यहां गया, यहां गया, ये है ए, है ना, तो ये है उल्टा बना है, ठीक है। तो बताइए क्या लिखने वाले हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब पहले कहां बन रहा है सो बताइए, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्लियर है कि नहीं बताइए, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। आप तो समझ में आ रही है ना। अब बनाते हैं चौथा। चौथा में क्या बोला है बताइए। जब वस्तु
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, देखिए तो अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कर सकते हैं, कीजिए ट्राई। हाँ कॉपी में इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ हाँ किताब बंद करके ट्राई कीजिए, देख करके कीजिएगा तब तो हो गया। हाँ वहां पे लिख दिए हैं, किताब सब बंद कीजिए और बनाइए। अब देखिए अवतल दर्पण है, बना लीजिए। ठीक है, पॉलिश भी कर देते हैं। अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रंजित किया जाता है। बताइए, ये बात आपको जीवन में हम इतना बार बतला दिए हैं कि इस जीवन में आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, अवतल दर्पण में किसको रंजित किया जाता है, बाहरी सतह को। ये हो गया ध्रुव, इतना ही दूरी पर, मतलब एक बार दूरी नाप करके आपको लेना है। यहाँ पे यदि आप फोकस लिए हैं तो सेम इतना ही दूरी पर आपको लेना है वक्रता केंद्र। कम बेसी होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु कहां पर है, देखिए तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, मतलब वस्तु है यहां पर, ये है वस्तु, ये है वस्तु, नाम भी दे दीजिए इसका। ये तो C है, ये तो F है, वस्तु का नाम दे दीजिए A। ठीक है, अब देखिए कोई भी दो किरण आरेख आपको बनाना है, जिसे हम एक किरण आरेख ले लेते हैं, समांतर ले लें। चलिए या फोकस के दिशा में भी ले सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। और समांतर लेंगे तो फोकस के दिशा, देखिए हम समांतर सबसे पहले ले रहे हैं। वाह कम हो गया इधर जाकर के, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए ये गुजरेगा फोकस से। ठीक है, अब दूसरा आप क्या कीजिए ना, या तो आप ध्रुव से गुजार दीजिए,
नहीं तो फोकस से गुजार दीजिए। यदि आप फोकस से गुजारिएगा तो फिर से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये ऐसे करके आएगा और यहां पर मिल गया। यहां पे मिला, थोड़ा सा गलत मिला है और आगे जाकर के मिलता है ये और ये ऐसे, यही होता है। फिर से बनाइएगा ना तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और इसमें थोड़ा बहुत गलती का चांसेस रहेगा ही। तो बताइए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? ए तो यहां पे आ गया ना नीचे, ये बना है ए डैश और इसे बोलेंगे बी डैश। सब में जो प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से डिनोट किया जाएगा। प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब तो इधर वहां जाकर बनेगा। चलिए तो आप बताइए, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। और बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब सीधा है, उल्टा है तो आभासी ना हुआ? नहीं नहीं नहीं, उल्टा रहता है ना तो वास्तविक होता है। मिला है ना किरण आरेख, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, छोटा बड़ा नहीं, बराबर आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा दो प्रकार का और भी बचा हुआ है, दो क्वेश्चन इसमें, तो वो आप लोगों को खुद से करना है, पांचवा और छठा, ठीक है। एक तो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाला, और एक होगा जहां वस्तु अनंत पे होगा, ठीक है। दोनों आपको बुक से कंप्लीट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे पढ़ाना है। नोट्स लाए हैं, देखिए उसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो लिखिए। नोट्स नोट्स हमें दिखाइए। सुनिए, अब जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का क्या सब उपयोग है? अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, टोटल 4 उपयोग जो आपकी किताब में दिया हुआ है। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। कौन सा दर्पण? हजामती दर्पण समझते हैं क्या? हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। नहीं आया समझ में? हाँ, दाढ़ी बनाने में, सैलून में, ठीक है। सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो समतल दर्पण नहीं रहता, वो अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे मान लीजिए जिसको नहीं पता होगा सैलून वाले को, वो तो कोनो दर्पण लगा देता है, ठीक है। नहीं तो उसमें कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आकार जो है वास्तविक की अपेक्षा थोड़ा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण का पहला प्रयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का पहला प्रयोग। चलिए दूसरा उपयोग है टॉर्च वाहन के हेडलाइट। टॉर्च वाहन के
हेडलाइट। और कुछ है? टॉर्च और वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट। टॉर्च, वाहन के हेडलाइट और टॉर्च में कहां बताइए? अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में कहां पे होता है? बीच वाला शीशा, आगे वाला, उस शीशा दर्पण है ही नहीं। दर्पण जिसमें आप मुंह देख सकते हो, उसके अंदर जो चमकीला परत चारों तरफ से रहता है ना, चमकता हुआ रहता है चारों तरफ से, हाँ, वो है अवतल दर्पण का मतलब, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए। और तो ये आप टॉर्च समझ गए। वाहन के हेडलाइट मतलब कहां पे? क्या शीशा वाला? शीशा वाला लेंस हो गया, वो नहीं, उसके अंदर चारों तरफ जो चमकता हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, स्टील टाइप का प्रतीत होता है, वही है अवतल दर्पण। ठीक है। सर्च लाइट, सर्च लाइट क्या होता है? माथा अब यहां लगाया जाता है, ऐसे पट्टी के जिसे बांध देगा और यहां पर टॉर्च जलेगा। ठीक है, हाँ, तो उसमें भी जो है ना, वो शीशा की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर चमकीला चारों तरफ सतह जो है अंदर में शीशा के अंदर रहता है, तो वही क्या है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का पहला प्रयोग है हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा टॉर्च, वाहन के हेडलाइट और सर्च लाइट में, तीसरा जो उपयोग है वो है रोगियों के नाक, कान, गला और दांत को देखने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गला और दांत को देखने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का, अवतल कैसे बोल रहा है? अवतल दर्पण का। ठीक है, आप देखिए, चौथा जो है वो है सौर भट्टियों में, सौर भट्टी, सोलर प्लेट में, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये 4 प्रकार का उपयोग है जो अब आपको याद होना चाहिए। पहला उपयोग बताइए, हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा टॉर्च, वाहन के हेडलाइट और सर्च लाइट में, टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में, टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में, रोगियों का नाक, कान, गला देखने के लिए। ठीक है, और सौर भट्टी में। ठीक है, चलिए अब अपने लोग पढ़ने वाले कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए तो देख लिए, अवतल दर्पण का उपयोग भी देख लिए, आप पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख देखने वाले हैं, और उसके बाद उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए कैसे बनाएंगे उत्तल दर्पण, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में बाहरी सतह को रंजित किया जाता है या भीतरी सतह को? भीतरी सतह को। ये है ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। वस्तु को हम कहां रखेंगे बताइए? इधर रखेंगे फोकस पे, वक्रता केंद्र पे, या ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में? महाबेवकूफ है, उधर से पॉलिश किया गया है, उधर से कुछ रखेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब तो इधर से ना बनेगा। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब इधर से बनेगा और कहीं भी रखेंगे, ध्रुव फोकस कुछ नहीं, कहीं भी रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए वस्तु यदि यहां पर है, ये है वस्तु, ठीक है, ए बी।
आप देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए एक तो ये बताइए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, यहां से जो वस्तु से किरण आएगा वह किसके, मुख्य अक्ष के, तो किसके दिशा में जाएगा, फोकस के दिशा में, या फोकस से गुजरेगा। लेकिन अब ये उत्तल दर्पण ना है, दर्पण को पार करके तो किरण नहीं ना चला जाएगा, ये यहां से ऐसे परावर्तित होगा ऊपर की तरफ, और ऐसा प्रतीत होगा कि कहां से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा बस। ठीक है, तो ये एक किरण आरेख तो हो गया, एक और किरण आरेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए हम यहां से ध्रुव के दिशा में ले, तो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण बनाते हुए जाएगा। अब इसको भी हम पीछे ऐसे करके लेकर के जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है ना, तो देखिए कहां पर बना, यहां पर ऐसे करके बना है। तो बताइए ए कहां है, नीचे या ऊपर। अब देखिए ना, ए वाला किरण आरेख ऐसे गया, मतलब यहाँ टूटी हुई लाइन ये हुआ, यहाँ भी ए ऐसे करके गया, इसको पीछे बढ़ाए तो यहीं पे आ रहा है, तो ये हुआ ए, तो ये ए डैश, ये बी डैश। बताइए आप, उत्तल दर्पण में, सुनिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के। दूसरा बात ये बताइए कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, टूटी हुई लाइन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, किसकी आंख में क्या हो गया बताओ, कह रहा है कि बड़ा बन रहा है। सही से देखिए, वस्तु इतना बड़ा, ए बुआ यहां देखो, वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना सा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे यहां पे बताइएगा, जब वस्तु किसी उत्तल दर्पण, जब वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बताइए, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब होता कैसा है बताइए, प्रतिबिंब आभासी, आभासी सीधा, सीधा भी बन रहा है ना, आभासी सीधा, और वस्तु से बड़ा या छोटा, छोटा बनता है। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, एक समतल दर्पण जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, या उसे ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इससे पहले जो आप अवतल दर्पण देखे हैं, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण, उस अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। और इसमें उत्तल में भी आभासी ही बनता है, हाँ आभासी फिक्स है। उत्तल में क्या बनता है, केवल आभासी, उत्तल दर्पण में भी केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अब इसका उपयोग कहां है सो ध्यान दीजिएगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में।
उत्तल दर्पण का उपयोग, बताइए कैसे? साइड मिरर के रूप में। किस रूप में? साइड मिरर के। ये आप समझे साइड मिरर क्या होता है? साइड मिरर मतलब पीछे देखने वाला आईना। अभी देखिएगा मेरे मोटरसाइकिल में भी लगा हुआ है पीछे देखने वाला आईना, वही है साइड मिरर। कार में भी रहता है पीछे देखने वाला आईना, बस में भी रहता है, सब में रहता है, ठीक है? नहीं, वो नहीं है, वो कोई दूसरा दर्पण होगा, ठीक है? या तो अवतल होगा या हाँ तो वही होगा। हाँ वही होगा, वही होगा, वही होगा। चलिए ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है बताइए? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? चलिए ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेकर के कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है? क्योंकि ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। अब मान लीजिए कि अवतल लगा देगा तो उल्टा बस नीचे पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है? उल्टा आदमी पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये उत्तल दर्पण यदि है तो देख रहे हैं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और यदि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो पीछे के ज्यादा एरिया को कवर करेगा। प्रतिबिंब छोटा छोटा ना बन रहा है तो ज्यादा एरिया को कवर करेगा, इसलिए पीछे देखने के आईने के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद अपने लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। आज तो हो गया, खत्म कर देंगे। चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या है? दो चीज पढ़ने वाले हैं। पहला कि अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला बात बताइए, अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या मतलब आर, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब छोटका एफ, दोनों क्या होता है? ये बात किसको समझ में आ गया? दोनों ऋणात्मक। आपको हम बतलाए थे एक दिन, ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। ये देखिए इधर होता है इसका फोकस और अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है दोनों ही दर्पण के बाईं ओर स्थित है, ठीक है? आप ही बताए थे ना, बाईं ओर, बाईं ओर स्थित है इसलिए ऋणात्मक है। और जबकि देखिए उत्तल दर्पण में दोनों ही दाईं ओर स्थित है तो इसका धनात्मक होता है। यही है चिन्ह परिपाटी। दूसरा बताइए इसका, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों क्या होता है बताइए? चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद दर्पण सूत्र देखिए। दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दर्पण सूत्र, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन पूछ दिए ना तो हाल खराब हो जाएगा इस ठंडी के महीना में, ठीक है? इसलिए समय कम है, पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए इसमें कौन क्या है? ये भी जो है ना,
ये है प्रतिबिंब दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। ये u जो है ना, ये है वस्तु दूरी। u क्या है? और ये f क्या है? f के बारे में तो पहले से पता है आपको, फोकस। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण सूत्र। इसके अलावा आवर्धन समझिए, बस ये आपका लास्ट पॉइंट है, आवर्धन। ठीक है, देखिए आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई और के अनुपात को ही, के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ये देखिए, आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। m बराबर होता है h डैश बट्टा h। अब ये h डैश क्या हुआ? प्रतिबिंब का ऊंचाई, और ये h क्या हुआ? वस्तु का ऊंचाई। एक और फॉर्मूला होता है, m बराबर माइनस भी अपॉन यू होना चाहिए। देखिए तो, हाँ, माइनस भी अपॉन यू, ये भी होता है फॉर्मूला। और एक बात समझ लीजिए, m का ऋणात्मक मान, यदि माइनस में आ जाए, ये हम पर आवर्धन निकालेंगे, और यदि माइनस में आ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु होगा ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा। देखिए, हम m का मान निकाले किसी सवाल में, हमें आया -1। यदि m का मान ऋणात्मक आए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और m का मान यदि धनात्मक आए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अच्छा बताइए, इसमें m का मान क्या आएगा? माइनस में या प्लस में? बस इतना बता दीजिए। प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है, तो m का मान धनात्मक ना होगा। हद है बेवकूफी का। हाँ, चलिए, तो इतना बात हो गया आपका ये क्लियर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कल क्वेश्चन करने वाले हैं इसका, कोई बात नहीं। इसमें वैल्यू v का मान बैठाएंगे, u का मान बैठाएंगे, उसके बाद देखेंगे प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है।